हेलो, नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ लिया। ठीक है, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण संस्कृति अपन पढ़ चुके। आज अपन एक सभ्यता पढ़ेंगे, कालीबंगा की सभ्यता। अच्छा, मैंने जो 2 सवाल पूछे थे वो जवाब मेरे पास नहीं आए, तो मैं उम्मीद करती हूँ पिछला वाला वीडियो देख के जल्द से जल्द जो बच्चे जवाब देंगे वो यहाँ पर उनका फ़ोटो और ये चीज़ें की जाएंगी। तो कालीबंगा सभ्यता पढ़ने से पहले 2 बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये 3 रेखाएं हैं। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा, और ये है आपकी विषुवत रेखा। तीनों यहाँ से उत्तर की तरफ जाते हैं और दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो सूर्य का जहाँ तक उत्तरायण, जहाँ तक सूरज जाता है उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री, और ये दक्षिण की तरफ जाता है 23.5 डिग्री। यहाँ के बाद में इधर से सूरज दक्षिण नहीं जाता, इधर से सूरज उत्तर नहीं जाता। जब पृथ्वी बनी थी अपनी, तो उस समय ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक समुद्र था। समुद्र क्यों था? ये 2 प्लेटें थी, एक प्लेट अंगारा लैंड और एक प्लेट को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। जब ये प्लेटें थी तो उस समय क्या था कि यहाँ से समुद्र था और नदियाँ इधर से इस समुद्र की तरफ और इधर से इस समुद्र की तरफ अपना पानी लेकर आती थी। बाकी ये डेप्थ का टॉपिक ज्योग्राफी का है, पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी है वो अपन तब पढ़ेंगे। मेरा जो बताने का उद्देश्य वो ये है कि जब अपन राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी की एक डाम आती है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग को छूकर गुजरती है। ये वही कर्क रेखा है जिसके आसपास पहले समुद्री क्षेत्र होता था, और यहाँ पर जो समुद्री क्षेत्र था उसका नाम था टैथिस सागर। टैथिस सागर, ये जो टैथिस सागर है, ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर वर्तमान में हमारा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, उस जगह कभी टैथिस सागर हिलोरे लेता था। ठीक है, कालीबंगा से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आपको बताया। भविष्य में दोनों प्लेटें एक साथ जुड़ जाती है, जुड़ने के बाद में यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे कहा गया हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर एक नदी बहती है राजस्थान में, और वो नदी, ये राजस्थान अपना थीमेटिक मैप, और वो नदी शिवालिक, हिमालय पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, बाह्य, मध्य और शिवालिक। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया इसको। शिवालिक में शिमला के पास एक स्थान है कालका, कुछ लोग इसे बोलते हैं शिवालिक या कालका। अरे यहाँ क्यों लगा रहे हो? शिवालिक में कालका, क्योंकि शिमला जिले से निकलती है, उत्तराखंड से, वहाँ से एक नदी निकलती है। ये नदी जब आगे बढ़ती है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी नदी को वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है। पहले इसे सरस्वती भी कहते थे या द्विशदती। जब अपन ऋग्वेद पढ़ेंगे तो द्विशदती ये नदी हो गया इसका नाम, सरस्वती, द्विशदती और वर्तमान की घग्गर नदी। डिटेल नदी की बाद में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है, इतनी लंबाई। इस नदी के, ये नदी है, इस नदी के इधर की तरफ एक सभ्यता बसी हुई है और उसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, जितनी भी सभ्यताएं उस समय बसती थी वो सभी की सभी सभ्यताएं किसी नदी के पास बसती, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम था नहीं, पानी का सिस्टम था नहीं, टंकियां बनी हुई नहीं थी कि दूर तक पानी चला जाए। तो जितना भी क्षेत्र बसता था वो हमेशा कहाँ बसता था? नदी के किनारे। ऐसे अपन सिंधु घाटी, तो सिंधु शब्द कहाँ से आया? नदी से चल के आया। आज अपन पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा इम्पॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। अब इस सभ्यता में मैं जितने भी स्टूडेंट्स को जानती हूँ और जो पढ़ते हैं उनको ये कंफर्म ही नहीं होता कि ये आहड़ में आएगा, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, कांस्य युगीन है या ताम्र पाषाण। देखो, एक्चुअल में जो कालीबंगा सभ्यता है, ये कालीबंगा, ये 5 स्तरों में मिली है। 5 इसके लेवल है, स्तर है। ठीक है, कुछ इसके स्तर हड़प्पा से पहले के हैं तो इसको हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा या प्राक हड़प्पा भी कह देंगे। कुछ इसके स्तर हड़प्पा के साथ के हैं और कुछ स्तर इसके ताम्र और कांस्य युग के माने गए। तो इसको ताम्र युगीन में भी लिख देते हैं, कांस्य युगीन में भी मिल जाएगी आपकी, और हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी ये आपके काउंट होगी। अब देख लेते हैं ये क्या हुआ। घटना है 1947 की, 1947 देश आज़ाद होता है, और आज भी 15 अगस्त है। आप सभी लोगों को 15 अगस्त देश की आज़ादी की बधाई हो। जैसे देश आज़ाद होता है, इतिहास लिखा जाता है, तो सारे के सारे जितने भी हड़प्पा कालीन क्षेत्र थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए।
भारत के पास ऐसा कुछ बचा नहीं। अब भारत ने इसको चैलेंज लिया और आज़ादी के बाद यहाँ पर उत्खनन का काम करना शुरू किया। उत्खनन पहली बार शुरू होता है 1951-52, 1951-52। उत्खनन नहीं होता, 51-52 में खोज होती है। ठीक है, खोज किसने करी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। तो घोष बाबूजी आए और उन्होंने यहाँ पर क्या कर दी? खोज। सफल हो गए जी घोष बाबूजी किसी चीज़ की खोज करने में। अब 1961 से लेकर 1969 तक दो व्यक्ति हैं, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन लोगों ने आकर यहाँ पर उत्खनन का काम करना शुरू कर दिया। ये उत्खनन क्या है जी? उत्खनन का मतलब यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया। एक व्यक्ति है ब्रज मोहन या ब्रज भूषण थापर, सॉरी बी के लाल, ब्रजभूषण लाल, ब्रजभूषण लाल। ठीक है, एक और व्यक्ति है, उनका नाम है बीबी थापर। ठीक है सर, तीन नाम आ गए, एक तो थापर का आ गया, एक ब्रजभूषण का आ गया और एक तीसरा नाम आ गया अमलानंद घोष का। कैसे याद रखोगे? ठीक है, अमलानंद को ऐसे याद रख लेना, अम्ल अगर आप लोग पियोगे तो पी के घर जाओगे, तो घर जाओगे तो धर्म पत्नी जी मिलेंगी, और धर्म पत्नी जी जब मिलेंगी और रोज़ रोज़ अगर आप अम्ल पी के जाओगे थप्पड़े पड़ेंगे, और थप्पड़े पड़ोगे तो आपका मुंह क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो जो पीते हैं वही इस चीज़ के दर्द को जानते होंगे। तो अम्ल पिया, थप्पड़ पड़ी और व्यक्ति क्या हो गया? लाल। ठीक है, अमलानंद, ब्रजभूषण, बी के लाल और बी के थापर, तीन व्यक्ति हैं। तीनों ने इसमें क्या करा? उत्खनन करने का काम करा। अब इससे पहले एक छोटी सी बात और है, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों का अध्ययन करने का काम यहाँ पर एक व्यक्ति और है, उनका नाम अपन को याद रखना पड़ेगा, वो है टेसी टोरी। टेसी टोरी। ठीक है, और ये जो टेसी टोरी हैं ये इटली शहर के निवासी हैं। इटली का एक शहर है उदीने, उदीने शहर के निवासी हैं, और 1887 से 1899 तक बीकानेर में गंगानगर संभाग में रहकर इन्होंने इस क्षेत्र के सभी अवशेषों का अध्ययन किया। कई बार आता है, अपन टेसी टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो बेली कृष्ण रुक्मणी की किताब है उस किताब को कहा है कि इसमें 1000 घोड़ों जितना बल है। तो एलपी टेसी टोरी। अब एक खास बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि पूछी जानी चाहिए, जो सवाल आता है वो ये है कि यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर सूची में कालीबंगा को शामिल किया। हम रट लेंगे, यहाँ से ये मिला, चूल्हे मिले हैं, अवशेष मिला है, ऊंट मिला है, ये सारे, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है राजस्थान का जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल कर लिया। विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब किस बात पर ध्यान देना है आप लोगों को? अब है पूरी डिटेल से थोड़ी सी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2-3 फैक्ट हो गए, ये चीज़ें हो गई, उसके अलावा विश्व विरासत सूची हो गई, और इसके अलावा एलपी टेसी टोरी उदीने शहर का था, उसने इस चीज़ को देखा। ठीक है, अब 2 तरीके से चीज़ें हैं कि या तो उन तथ्यों को रट ले सीधा सीधा, या हम जो फैक्ट है उनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। किसी भी चीज़ की शहर की अर्थव्यवस्था को जब देखते समझते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नगर या भवन वहाँ के कैसे हैं। एक चीज़ तो हम ये देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति कैसी लग रही है, अच्छी है या बुरी है। तीसरा हम देखेंगे धार्मिक स्थिति का क्या कोई प्रतीक चिन्ह मिला है क्या। चौथा हम देखेंगे बर्तन वगैरह मिले हैं क्या। अगला हम देखेंगे दुर्ग वगैरह मिले हैं क्या, और हड़प्पा से इसकी जब तुलना होती है वो। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। आप पॉइंट्स को उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम बात करेंगे सबसे पहले नगर या भवन की। ठीक है, इस नगर या भवन से जुड़ी हुई कौन सी स्थिति हो जाएगी? आर्थिक स्थिति। तो पहला पॉइंट कौन सा आपका? नगर या भवन। देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आर्थिक धार्मिक ये। अब नगर या भवन में चलते हैं। जैसे मान के चलते हैं ये कोई शहर है, और ये शहर जब एक बार उजड़ा, दूसरी बार बसा,
फिर उजड़ा, फिर दूसरी बार बसा। तो इस शहर के जो अवशेष मिले हैं वो 5 स्तरों पर मिले हैं। ठीक है साहब। गंगानगर जिले के पास पड़ती है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। तो एक स्थान और है यहाँ पर, उसका नाम है पीलीबंगा, और पीलीबंगा से ये स्थान 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। नदी मैंने आपको बता दी, सरस्वती या द्विशतती। अब ये वाला हिस्सा पूरब हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ टीला ऊंचा बनाया हुआ है। टीला कैसा है, ऊंचा ऊंचा है, और वहाँ पर दुर्ग है। सेम यही की यही ऐसी कैसी चीज़ मोहनजोदारो में भी आएगी। पश्चिम की तरफ है, ऊंचा है, और दुर्ग दुर्गीकृत भाग है। तो यहाँ पर ये दुर्गीकृत भाग है, और ये जो दुर्गीकृत भाग है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर संपन्न लोग रहते होंगे। ठीक है साहब। अब ये मान के चलो मकान बने हुए, तो दुर्ग में कौन रहेगा, या तो शासक वर्ग रहेगा या व्यवस्थापक रहेगा, यानी कि संभवतः यहाँ पर शासक या मजबूत वर्ग रहता होगा, या फिर यहाँ पर कोई व्यवस्थापक रहता होगा। मकान थे, मकान बनाए गए। मकान कैसे थे वो देख लेते हैं। मकान 2 प्रकार के, ठीक है, आज भी 2, 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं मकान। एक मकान अमीर आदमी का और एक मकान गरीब आदमी का। जब संपन्न आदमी का मकान होगा तो आप कभी ये सामान्य रूप से कोई अपवाद मिल जाए उसकी तो मैं बात नहीं कर रही। संपन्न आदमी के मकान का जो फर्श होगा वो पक्की ईंटों का होगा, यानी कि पक्का होगा। ठीक है, यानी कि ईंटों से, उस समय संपन्न आदमी का जो फर्श है वो कुछ लोगों का फर्श कैसा बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का फर्श जो है वो चिकनी मिट्टी से लीप कर बनाया गया है, चिकनी मिट्टी से। तो ये बात तो आज भी लागू होती है। जब आप गांव में या शहरों में कहीं ऐसे घर में जाते हो जहाँ पर मिट्टी से लीप के बनाया जाता है, तो उनके पास संपन्नता का थोड़ा सा प्रतीक कमी होता है। ठीक है, अभी ईंट से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ईंट बनाने के लिए जो भट्टियाँ होती हैं वो नहीं मिली। ठीक है, ईंट बनाने की भट्टियाँ या भट्टे यहाँ पर नहीं मिले। नहीं मिले तो ईंट कैसी है, धूप में पकाई हुई, धूप में पकाई। भाई ईंट को कैसे पका सकते हो, धूप में पका सकते हो। अब जो व्यक्ति चिकनी मिट्टी से लीप रहा है फर्श को, तो वहाँ अपने हिंदुस्तान में आज भी है, माने जाते हैं। जब आप उठने 11 आती है तो फर्श पर बनाया जाता है। तो अलंकरण यानी कि अलंकृत ईंटें भी मिली है कई जगह, और अलंकृत फर्श भी मिला है। फर्श मतलब चौक भी मिला है। क्लियर है वाली बात, समझ में? अब बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, धूप में पकाई ईंटें हैं क्योंकि भट्टियाँ नहीं मिली, कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का प्रयोग है, इसलिए इस बस्ती को, पूरी बस्ती को क्या कहेंगे हम, दीनहीन बस्ती। सब गरीब ही रहते हैं जी, ज़्यादा पैसे वाले तो यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, चिकनी मिट्टी है, ईंटें हैं, फर्श, अलंकृत ईंटें हैं, और दीनहीन बस्ती इसको कहा गया। अब जो छत थी मकान की, ठीक है, वर्तमान में जो छत बनाई जाती है मकान की, वो आप लेंटर डलवाते हैं और बल्लियाँ। उस समय जो छत बनवाई जाती थी वो लकड़ी की बल्लियाँ थी, लकड़ी की बल्लियाँ। कई बच्चों ने नहीं देखी होगी जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ लोग संक्रमण काल के कैसे, उन्होंने बल्लियाँ नहीं देखी। हम जैसे ने बल्लियाँ भी देखी हुई हैं कई जगह और चीज़ें भी। आप उत्तराखंड जाओगे और उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर ऐसे मिलेंगे जहाँ की छत जो है, दीवार जो है वो बल्लियों की बनी हुई, बल्ली कह दो या उसको कुछ और सतीर या कुछ ऐसे शब्द आता है। ठीक है, शहतीर जैसे बोल। तो लकड़ी की छत है, बल्लियों की छत है। अब जो एक रूम से दूसरे रूम का डिवाइडेशन किया गया है, आजकल तो पार्टीशन लगा देते हैं, फ्लैट्स में कच्ची पक्की ईंट की दीवार बना दी। उस समय क्या होता था, बांस की लकड़ियों का एक पर्दा जैसा बना देते थे, बुन के आज भी बनाते हैं। उन्हीं चीज़ों का मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, मकान का पार्टीशन होता था। अच्छा, कुछ समय बाद में केवलू होता है एक और, जो कच्ची मिट्टी को पका के बनाया जाता है, केलू भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके छत, लेकिन इसके अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नगर या भवन, ठीक है, पीलीबंगा के पास पड़ता है, 5 किलोमीटर दूर है। फर्श पक्का है, एक चीज़ तो ये हो गई फर्श की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है पानी की निकासी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इसकी व्यवस्था मिलती है। इसकी व्यवस्था अपने पूरे हड़प्पा में मिलती है, पानी की निकासी की, ड्रेनेज सिस्टम की। आपको क्या बताना है, जैसे मकान बने, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, तो प्रत्येक मकान के एक ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलने की व्यवस्था है। फिर एक गड्ढा बनाया हुआ है, गड्ढे में पानी भर गया
पक्का नहीं है यहाँ पर। अब गड्ढे में पानी भरने की वजह से या तो वो पानी सूख ही जाएगा, अगर फिर आगे जा रहा है तो एक और गड्ढा बना दिया आगे चल के, जब पानी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पानी है तो धीरे धीरे वो भी ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनाए हुए, लेकिन ये पक्के नहीं है, कच्चे हैं और मिट्टी से खोद के बनाए गए। ठीक है, तो ये चीज़ निकासी की व्यवस्था। तो आपसे सवाल आ सकता है कि क्या कालीबंगा में पानी की निकासी का था? तो बिल्कुल था जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था थी। बस वो है कि वो कच्ची सड़कें होती थी, मकान थे। ठीक है, अब मकानों की बात कर लेते हैं। तो मकान पूर्व दिशा में भी बने और पश्चिम में भी, दरवाजे पूर्व में भी, और ऐसा जैसे आज होता है जी फ्लैट चारों तरफ होते हैं, तो वैसे सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं अपन मकानों की। जो मकान बनाए जाते थे, जैसे ये मकान है 1 2 3, अब इन मकानों में एक खास बात थी, जो कमरे हैं कई मकानों में, यहीं पर 1 2 3 4 ऐसे 2-2 कमरे हैं, और प्रत्येक घर में अलग चूल्हा भी मिलता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 2 घरों का एक चूल्हा, 2 घरों का एक चूल्हा, एक चूल्हा, ये तो ये व्यवस्था भी है। इससे ये पता चलता है एक ही घर में कई परिवार रहते थे। अच्छा, जो चूल्हे मिले उनकी भी खास बात है। चूल्हे 2 प्रकार के हैं, एक तो तंदूर प्रकार के मिले, आजकल तंदूर आप देखते हो रोटी डालते हैं, वैसे ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लगी वो है चिमनी व्यवस्था, चूल्हों से धुआं निकलने की पूरी व्यवस्थित व्यवस्था थी। ठीक है, और इस चीज़ को कहा जाता था चिरायु। हो भी सकता है आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई है, उज्ज्वला। अच्छा, उज्ज्वला योजना के संदर्भ में 2 बातें, एक उज्ज्वला योजना अपनी अलवर की थी जो बहुत पहले कांग्रेस के समय में थी, और एक उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। उसमें सिलेंडर दिया जा रहा था महिला के नाम से। उसका उद्देश्य ये था कि धुएं के कारण जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उनकी आयु चिरायु, तो ऐसे याद रख लेना इसको। ठीक है, उसका नाम क्या था? चिरायु। अब कई मकान ऐसे हैं जिनमें पूरे परिवार का एक ही चूल्हा होता भी है, आज भी होता है, 2-2 3-3 भाई है, पीढ़ियों तक साथ रहे। अब इन मकानों में कई जगह दलान और चौक भी बड़े, तो वो तो बनेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब छत कच्ची है, सीढ़ियाँ कच्ची हैं, तो सीढ़ियाँ कैसे बनेगी? सीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो छत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। ये आप ध्यान रखोगे, छत तक जाने के लिए क्या बना रखी थी? सीढ़ियाँ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया चूल्हे होते थे, तंदूर प्रकार का चूल्हा भी होता था, सादा चूल्हा भी होता था, चिमनी भी बनाई जाती थी, चिरायु उनको कहा गया है, और जो सीढ़ियाँ बनाई गई है वो भी वहाँ पर मिलती है। पानी के लिए कुएं की व्यवस्था भी थी, कच्चे कुएं भी पाए गए यहाँ पर, ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया नगर व्यवस्था, नगर या भवन। ठीक है, अब नगर में अगर लोग रहेंगे तो कब्रिस्तान में मिलेगा, वो अपन दाह संस्कार में आगे चल के देख ले। ठीक है, अगला है बर्तन। अब मनुष्य रहेंगे तो बर्तन भी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बोरे और कोठे अनाज भरने के लिए होते थे, तो बर्तन भी मिले हैं, सब तरह के बर्तन। मैं आपको फ़ोटो अपलोड कर दूँगी और टेलीग्राम पे आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, या फिर यहीं पर आपको फ़ोटो मिल जाएंगे। तो बर्तन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बनाया जाता है? मृद भांड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, मृद भांड। अब मृद भांड जो बनाए जा रहे हैं वो दोनों प्रकार के, काली मिट्टी के भी हैं और लाल मिट्टी के भी हैं। अब जो बर्तन है, बर्तन के साथ में अपन उपकरण भी लिख लेते हैं, अन्य सामग्री, अन्य सामग्रियाँ। ठीक है, अन्य सामग्रियाँ क्या मिली है? मिट्टी की खिलौने मिले हैं। तो मिट्टी के खिलौने में आप एक चीज़ ध्यान रखना, वृषभ, वृषभ कहते हैं नंदी, तो वृषभ की मिट्टी मिली है। सांड भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। एग्जाम में अगर वृषभ की जगह वो मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं। अब ये थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मिट्टी की चूड़ियाँ, बिल्कुल होती है। राजस्थान में प्रतापगढ़ के आसपास मिट्टी के खूब सारे गहने बनाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी की चूड़ियाँ भी मिली हैं। अन्य उपकरणों में देखो, तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं, तांबे की चूड़ियाँ। ठीक है, कांच के मन के,
कांच के मनके मिले हैं, मिट्टी के मनके भी मिले हैं, मिट्टी के मनके ये भी मिले हैं। तो ये चीज़ें बर्तन और ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बर्तनों पर जो पेंटिंग की गई है, जो चित्रकारी की गई है, वो 3 प्रकार की है, वो आपको ध्यान रखनी है। कैसी कैसी है जी, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बर्तनों पर जो चित्रकारी है वो 3 प्रकार की है। पहली, ज्यामिति की आकृतियाँ। ज्यामिति की आकृतियाँ क्या होती है साहब? ज्यामिति की आकृतियाँ गोलाई बना देना, रेक्टेंगल बना देना, आयताकार, ये आकृतियाँ जो भी है, त्रिभुज वगैरह, ये सब क्या कहलाती है? आपकी ज्यामिति की आकृतियाँ। दूसरा है फूल और पत्ती। फूल और पत्तियाँ, फूल और पत्तियाँ तो बिल्कुल बनाई जाती है। फूल और पत्तियाँ और बेल बूटे आज भी हर जगह बनाए जाते हैं, सामान्य सी बात है, कुछ अलग नहीं है। तीसरी चीज़ आप देखेंगे, मछली, ये भी बनाई जा रही थी। बतख, इसका चित्र भी मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इन वाले जानवरों की उपस्थिति और इनका उपयोग संभव था। क्लियर है? तो बर्तनों पर 3 प्रकार की क्या मिली है? चित्रकारी, 1, 2 और 3। ठीक है, बर्तन के बाद अगला अपन देख लेते हैं दुर्ग। दुर्ग, ठीक है। दुर्ग ऐसे कोई व्यवस्थित और साफ साफ किले वाला दुर्ग नहीं मिला, लेकिन एक जगह है जो पश्चिम की तरफ है, टीले पर बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और चारों तरफ खाई बनी हुई है। जैसे मान के चलो ये भाग है, इधर बना हुआ है, ये खाई, और यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है, बाकी जगह सामान्य लोग रह रहे हैं। जैसे मान के चलो एक कॉलोनी जैसा हो गया, तो इसको कहा जाता है दुर्ग। यहाँ पर खाई बनी हुई है और इसी वजह से अंदाज़ा लगाया जाता है यहाँ पर या तो कोई शासक वर्ग रहता होगा या फिर कोई ऐसा जो व्यवस्था करने वाला वर्ग होगा वो रहता होगा। ठीक है, अब देखते हैं दाह संस्कार। सबसे ज़्यादा सवाल कई बार इससे पूछा जाता है। अब दाह संस्कार को 3 भागों में बांट देते हैं। देखो, अंत्येष्टि हो गई, उसमें तो कोई अवशेष मिला ही नहीं, इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर कब्रिस्तान है तो उसके अपन देख लेते हैं। तो एक तो कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। एक कब्रिस्तान कैसा मिला? आयताकार। अब एक जो आयताकार कब्रिस्तान है उसमें शव के अवशेष नहीं मिले, ठीक है। कुछ हड्डियां मिल गई हैं, प्रॉपर नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हो सकता है अंदाज़ा लगाया जाता है कि शव को खाने के लिए छोड़ दिया गया होगा और जब जानवरों ने उसको खा लिया होगा उसके बाद उसको दफना दिया गया होगा। अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अपन दादू दयाल जी पढ़ते हैं और उनका संप्रदाय पढ़ते हैं, उसमें ये चीज़ बिल्कुल होती है। दादू दयाल संप्रदाय के लोग अपने जो व्यक्ति की मृत्यु होती है, जो उनका फॉलोवर होता है, उसको जंगल में छोड़ देते हैं, जानवर उस शव को खा लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको दफना देते हैं। उद्देश्य क्या है इस चीज़ में कि आपका जो शरीर है वो मरने के बाद किसी जानवर के पेट भरने के काम तो आया, तो इस हिसाब से। दूसरा है दूसरा कब्र जिसमें शव मिला है, दूसरे प्रकार की जिसमें शव मिला है। अब इसमें कई जगह कई चीज़ें मिली हैं और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, एक शव के साथ तांबे का दर्पण मिला है, तांबे का दर्पण मिला है, ठीक है। हड्डियां मिली हैं और तांबे का दर्पण मिला है। एक समाधि और मिली है और उसके साथ में कुछ तांबे के प्लेट और अन्य वस्तुएं, तांबे की प्लेट, तश्तरी भी बोल देते हैं, तांबे के प्लेट और अन्य वस्तुएं मिली है, ठीक है। एक और शव मिला है और इस शव की जो खोपड़ी है उसमें 6 छेद है। शव की जो खोपड़ी है उसमें 6 छेद है। अब इससे अंदाज़ा क्या लगाया जाता है? अंदाज़ा सिंपल सा है जी, उस समय प्राचीन समय में हो सकता है शल्य यानी ऑपरेशन करने की कोशिश की गई हो, कोई बीमारी रही होगी और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा होगा तो दफना दिया गया होगा। अपने को क्या याद रखना है, एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद हैं? 6 छेद। और दूसरा है किस चीज़ का प्रमाण मिलता है? शल्य यानी ऑपरेशन की क्रिया का। अगले प्रकार का शवाधान कैसा है? जो शव मिला है उसके ऊपर और हड्डियां मिली है और वो हड्डियां प्रॉपर नहीं है। जैसे शव है उसके साथ में कुछ और हड्डियां हैं। अब हड्डियां तो मनुष्य की हैं लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, थोड़ी बहुत बिखेर करके एक साथ डाली। अब ये कौन सा उद्देश्य था, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती।
3 प्रकार के शवाधान है, आयताकार, वैसे ये भी आयताकार, ये दूसरे वाला भी जिसमें शव मिलता है, आयताकार। ये अंडाकार भी है कई जगह और ये आयताकार है। इसका तांबे वाले का एक फ़ोटो मिलता है कालीबंगा के लिए, आप साइट पर जाओगे तो आपको इजीली सबसे पहले इसी का फ़ोटो दिखेगा। तो ये हो गया दाह संस्कार। अपन ने देख लिया नगर, बर्तन, दाह संस्कार, ये चीज़ें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखते हैं। देखो, खेती का साक्ष्य मिला है, कृषि, कृषि का साक्ष्य। तो खेती तो इस समय तक होने लगी थी। 2 फसलों का साक्ष्य साफ साफ मिलता है, एक मिलता है गेहूं और एक मिलता है जौ। ठीक है, चावल या धान कहते हैं, इसकी भूसी मिलती है, साफ साफ नहीं मिलता। ठीक है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कपास जिसे कहते हैं उसका साक्ष्य मिलता है, यानी कपास यहाँ पर था। अच्छा, एक कपड़ा भी मिलता है, छोटा सा चाकू से लिपटा हुआ एक कपड़ा भी यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो कृषि का साक्ष्य मिला। अब कृषि की जाती होगी तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद बैल काम में लिया जाता होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है इस चीज़ के लिए। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, तो अस्थियाँ या हड्डियाँ। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग जब बाबूजी राठौड़ पढ़ेंगे ईस्वी सन में, तो बाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि ऊँट को भारत में लाने का श्रेय जाता है, तो जाता है, बिल्कुल जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ऊँट की अस्थियाँ हमें कालीबंगा से भी मिलने लग जाती है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से, वृषभ मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, वृषभ यानी बैल की यहाँ से क्या मिली है, मूर्तियाँ। ठीक है, मोटा मोटी एक आइडिया आ गया आपको किस तरह की चीज़ें मिलती है। दीनहीन बस्ती है, पैसे नहीं थे लोगों के पास में, तो लेन देन शायद कौड़ियों से या वस्तु विनिमय होता होगा। तो इस तरीके से इस बस्ती के बारे में अंदाज़ा लगाए। बड़ी है, खूब जगह है, कोई ऐसी दूरी नहीं है। अब इसके बारे में उत्खनन करने के 3 नाम मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले खोज करते हैं कौन, अमलानंद घोष, उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर दोनों लोग करते हैं। एलपीटीसी टोरी ने भी यहाँ पे कोशिश की है, यूनेस्को ने भी यहाँ पर इसको विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक है, कालीबंगा ये आपको याद हो गया, खूब है, और अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूँ।